Hi guys and welcome. Today I am here with a new topic ओपन स्काई पॉलिसी और जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, एविएशन इंडस्ट्री के लिए ओपन स्काई पॉलिसी क्यों फायदेमंद है और इनडायरेक्टली हम देखेंगे टूरिज्म का इससे क्या लिंक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि ओपन स्काई पॉलिसी क्या है। नाम से आप समझ आएंगे कि आसमान को ओपन कर दिया जाए। ओपन स्काई, आसमान को ओपन कर दिया, किसके लिए? एविएशन के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, ये तो ऑलरेडी ओपन थी जब शिकागो कन्वेंशन साइन की गई थी यूएस और 55 नेशंस के बीच में, और प्रेजेंट में वो शिकागो कन्वेंशन के अंदर 193 मुल्क हैं पूरी दुनिया के, वो साइंड हैं आपस में, जिनने अपने आसमान खोल दिए हैं किसके लिए? एविएशन एयरलाइंस के लिए। फिर ओपन स्काई पॉलिसी का क्या मकसद है जब वो थी? डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है अभी हम देख लेते हैं क्या है। द ओपन स्काई पॉलिसी एग्रीमेंट सीक मिनिमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ये रीजन था ओपन स्काई पॉलिसी का शिकागो कन्वेंशन से, जो दोनों डिफरेंट था। ऑफ कार्गो पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट एक ये था, दूसरा था क्रिएशन ऑफ ट्रू फ्री मार्केट फॉर द एयर ट्रेवल इंडस्ट्री। क्या था? वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो एयरक्राफ्ट्स बेकार हो गए थे, जो एक्चुअली बनाए गए थे किसके लिए? आर्मी के लिए। जो वार खत्म होगी तो उनका काम खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट ने उनको सिविल एविएशन के लिए यूज किया, आम पब्लिक के लिए। अब जैसे आम पब्लिक के लिए उन्होंने यूज किया तो गवर्नमेंट के ऊपर और भी बहुत सारे काम है, तो इसकी वजह से एक स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। वो इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही थी, एक रीजन ये था। दूसरा ये था कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत कम थी। तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट इस पे उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो एयर कार्गो और पैसेंजर पे था वो महंगा भी था, और दूसरा एयरलाइंस भी कम थी, और तीसरा गवर्नमेंट का कंट्रोल भी उतना कम था। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसको एक फ्री मार्केट बना दिया जाए, जहाँ पे आम ट्रैवल इंडस्ट्री इसमें एंटर करे, वो अपनी एयरलाइंस को लॉन्च करे और हमारे कंट्रोल के अंडर ऑपरेट करे, जिसकी वजह से एक तो एयरलाइंस बढ़ जाएंगी, पैसेंजर फ्रीली मूव कर पाएंगे, प्राइजेस टिकट्स के कम हो जाएंगे, कार्गो भी अच्छे से मूव हो जाएगी। और इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे हम चाइल्डहुड में की अगर बात करें, हमें अपने होम टाउन से कहीं बाहर जाना होता था, हम बड़ी अर्ली मॉर्निंग उठते थे, या तो सुबह 7 बजे की गाड़ी होती थी, 6 बजे की, नहीं तो दोपहर में कहीं एक आध गाड़ी होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में ऑन फोन कॉल आपके घर पे एक व्हीकल पहुंच जाती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज करोगे हर 10 मिनट में निकलती है, तो हमारे लिए ईजी होगी ना। तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन था कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन को मिनिमाइज किया जाए ओपन स्काई पॉलिसी में। और ओपन स्काई ओपन किसके लिए खोला जाए? एविएशन के लिए तो ऑलरेडी ओपन था, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री जो है एयरलाइंस है उनके लिए भी ओपन किया जाए, फ्रीली मूव किया जाए। पहले बड़ी बंदिशें थी, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि नहीं, किसी टाइम भी कभी भी कितनी भी जो एयरलाइंस वो आ सकती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बीच में। दूसरा इसका था कि ओपन स्काई पॉलिसी कैन आल्सो हेल्प अप्लाई टू द एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने शिकागो कन्वेंशन पढ़ा था कि जो जो स्टेट एयरक्राफ्ट थे गवर्नमेंट के, मिलिट्री के या पुलिस के, वो एक एयर स्पेस किसी कंट्री की यूज नहीं कर सकते। इस ओपन स्काई पॉलिसी में ये अप्लाई हुआ कि वो भी कर सकते हैं। जिन जिन कंट्री के बीच में ओपन स्काई पॉलिसी बॉन्ड होगा, वो मिलिट्री और स्टेट एयरक्राफ्ट को भी अलो करते हैं अपनी स्पेस यूज करने में। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट देता हूँ, इंडिया में अगर हम सिंगापुर में जाना चाहते हैं, तो सिंगापुर की जो जब हम बाउंड्री को इंटरनेशनल को एंटर करेंगे तो किसकी स्पेस शुरू हो जाएगी? स्काई की, सिंगापुर की। तो वहां पे हमारी फ्लाइट्स तो जा सकती थी जो गवर्नमेंट की थी, ओपन स्काई के बाद हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो भी जा सकती थी, जैसे हमारे पास जेट स्ट्रीम है, इंडिगो एयरलाइंस है, इस तरीके की। और दूसरा, मिलिट्री पहले नहीं जा सकती थी या स्टेट एयरक्राफ्ट, अब वो भी जा सकते थे। तीसरा है टू मेक द पॉलिसी इफेक्टिव एंड एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन 2 और मोर नेशन। अब ये बेसिकली जो ओपन स्काई पॉलिसी बनी है, ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं थी। अपने मुल्क में तो अपना आसमान सबके लिए खुला है, मुंबई से आप पुणे चले जाओ या कर्नाटका से आप दिल्ली चले जाओ, आसमान तो ओपन है, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन जब आप वही फ्लाइट इंडिया से चाइना में ले जाओगे तो चाइना पूछेगा आपने बिना मेरी इजाजत के कैसे मेरी जो है वो हदों में गुजरे। तो इसलिए 2 कंट्री के बीच में साइन होना जरूरी है। चाइना और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, तभी वो एक दूसरे की फ्लाइट्स को अलो करेंगे। अब बैकग्राउंड ये थी कि यूएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पॉलिसी को स्टार्ट किया 1979 में। किससे? बड़ी सारी नेशन से बात की कि हम अपने स्काईज को ओपन करें प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी और फ्रीक्वेंट एविएशन के लिए। लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ, 2-3 साल लगे। फाइनली 1982 में 23 मुल्कों ने आपस में साइन कर लिया यूएस के साथ। अब यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, क्योंकि यूएस में 50 मुल्क और हैं, 50 कंट्रीज हैं यूएस के अंदर। और 1992 में क्या हुआ कि यूरोपियन जो यूनियन है वो इसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी नीदरलैंड पहली कंट्री थी यूरोपियन यूनियन की जिसने यूएस के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे फर्दर स्लाइड्स में। अब ये एग्रीमेंट 2 टाइप के थे। एक था बाइलेटरल, जब 2 मुल्कों के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसको बाइलेटरल कहते हैं, जो एग्जांपल दी मैंने इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन जब मल्टीलेटर भी हो सकता है, जैसे एक कंट्री का बहुत सारे मुल्कों के साथ साइन,
वो कैसे, जैसे यूएस का जब यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुआ तो वो मल्टीलेटरल था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्री आती हैं। और उसी तरीके से इंडिया का जब एशियन कंट्री के साथ साइन हुआ जिसमें 10 कंट्रीज आती हैं, और सार्क के साथ साइन हुआ जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं, तो इस तरीके से वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। उसके बाद हम चलेंगे कि ओपन स्काई पॉलिसी के क्या गोल्स थे, क्यों बना। पहला गोल था इंटरनेशनली इंक्रीज पैसेंजर ट्रैवल, जिसमें मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट कंट्रोल में बड़ी कम फ्लाइट्स थी जो इंटरनेशनली ऑपरेट होती थी, लेकिन ओपन स्काई का मकसद ये था कि हम प्राइवेट को भी एंटर करें इस इंडस्ट्री में और इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैवल को इंक्रीज करें, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लाइट्स जब इंक्रीज होंगी तो पैसेंजर ट्रैवल भी इंक्रीज होगा। दूसरा, दे वांट टू प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव प्राइस बिटवीन एयरलाइंस। जब बहुत सारी एयरलाइंस एक ही रूट पे काम करेंगी तो अपने प्राइसेस को कम करेंगी, जो बिल्कुल फायदा होगा आम पब्लिक के लिए। तीसरा, एस्टैब्लिश मोर एफिशिएंट एयरलाइन प्रोसीजर्स। तो इससे क्या होगा कि एयरलाइंस के प्रोसीजर एफिशिएंट कैसे होंगे, जैसे ही प्राइवेट नेट से एंटर करेगी नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा इन किसमें, इंजन्स में और एयरक्राफ्ट की बनावट में, ये एफिशिएंसी आएगी प्राइवेट सेक्टर की वजह से। तीसरा आएगा क्रिएट मोर जॉब्स एंड ऑफर अ बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस। इससे दो चीजें और होंगी। पहला होगा कि मोर जॉब्स जो क्रिएट हो जाएंगी, किसके लिए, जब एयरलाइंस नई नई आएंगी आपको एयरपोर्ट स्टाफ भी ज्यादा चाहिए, आपको एयरलाइन के अंदर जो कैबिन क्रू है उसको भी रिक्रूट करना, आपको पायलट को भी रिक्रूट करना, तो इससे जॉब क्रिएशन होगी। तीसरा, जो कंपनीज एयरक्राफ्ट बनाएंगी तो उनको भी काम मिलेगा, इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं उनमें और ज्यादा आएंगे, क्योंकि जैसे एयरलाइंस आएंगी तो नई नई एयरलाइंस तो बनेगी ना, पुरानी एयरलाइंस जो है उनको जो है वो वापस ऑप्शन पे लगाएंगे, उनको बंद कर दीजिएगा ऑपरेट करने। ऑफर अ बेटर ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस। ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस का मकसद ये हो गया, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में गाड़ी हुआ करती थी जिस पर आप बैठोगे, घर पहुंचते पहुंचते आपकी आंतें मुंह में पहुंची होती थी, इतना वो आपको उछालती थी। अब आजकल टाइम पे इतने अच्छे शॉकर्स आ गए हैं कि आपको पता नहीं चलता, आप घर बैठे हो, घर के सोफे। अच्छा, सीट्स कितनी अच्छी होती थी पहले, वो सीट्स आती थी जैसे आप किसी लक्कड़ पे बैठे, लेकिन आजकल ऐसा लगता है जैसे सोफे में बैठे हो। और उसी ट्रैवल के अंदर आपको पानी दिया जाता है, न्यूज़पेपर दिया जाता है, अगर आप वॉशरूम जाते हो टॉवल दिया जाता है, आपको सोप दिया जाता है। तो ये और ऐसे ही जब हमारे पास पुरानी जो फ्लाइट्स थी तो उनमें ये सुविधाएं नहीं थी, जैसे जैसे नई फ्लाइट्स आई ये फ्लाइट ओवरऑल अच्छा आपके पास जो, क्या अगर आप देख लोगे जैसे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे एयरलाइंस में वो अच्छे से बात नहीं करते थे, आजकल आपको बड़े अच्छे से बात करेंगे जो भी कैबिन क्रूज हैं, वो होस्टर्स हैं। तो एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए ये इसके गोल्स थे। और इस गोल्स के पीछे रीजन क्या था मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। वो रीजन ये था कि मैनी पीपल डोंट रियलाइज दैट गवर्नमेंट बॉडी कैन इन्फ्लुएंस वेरियस पार्ट ऑफ द एयरलाइन ऑपरेशंस। गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम है तो वो एयरलाइंस को उतने अच्छे से देख नहीं रही थी। तो ये भी एक एरिया था कि चलो हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, लोग देखेंगे, हमारे गवर्नमेंट के सर से भी बर्डन उतरे। दूसरा था कि प्राइसिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो उस प्राइसिंग कम होगी, रूट प्लानिंग होगी और कैपेसिटी रेगुलेशन होगी। जब नई कंपनीज आई उनने जो है वो एयर बसेस बनाई, बोइंग 717 बनाए जिसमें आपके 500-500 लोग एक जगह से ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा कार्गो जा सकता है, कैपेसिटी रेगुलेशन भी हुई। तो ये कुछ गोल्स थे जो फुलफिल हुए आजकल के टाइम में, आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज ओपन स्काई पॉलिसी, एक्चुअल मीनिंग जानते हैं ये पॉलिसी थी क्या। पहले तो हमने पढ़ा गोल्स क्या थे, बैकग्राउंड क्या थी और इसकी मोटिव्स क्या थे। अब देखेंगे कि है क्या। ओपन स्काई पॉलिसी एक इंटरनेशनल पॉलिसी है that calls from liberalization of the rules and regulations of the international aviation industry in order to create free market environment। ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। लिबरलाइजेशन होता है अगर आप किसी भी काम को आसान कर दो, उसके रूल्स को आसान कर दो, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, अब ये हुआ कि इंटरनेशनली जो थी वो जो रूल्स थे और रेगुलेशंस थे इंटरनल एविएशन के लिए बड़े सख्त थे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती थी, प्राइवेट्स करते नहीं थे, तो बड़े चेक एंड बैलेंस था आपस में, कंट्रीज में बड़ी रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स जाया करती थी। तो इस पॉलिसी में कहा कि हम उसको बड़ा लिबरलाइज करते हैं, हम फ्री मार्केट जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि प्राइवेट जो हैं वो प्लेयर्स वो भी आ सकें जो एविएशन में डील करते हैं। तो उस तरीके से हमने रूल एंड रेगुलेशन को लिबरलाइज किया। और दूसरा ये आ गया कि बहुत सारी कंट्रीज क्लोज्ड इकोनॉमी थी और उसको ओपन इकोनॉमी किया गया। क्लोज्ड इकोनॉमी का मकसद ये होता है कि जब वहाँ की सरकार ही इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में देखे हर काम, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आप देखोगे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के पास है, वाटर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के पास है, ये सब चीज़ें किसके पास है, गवर्नमेंट के पास थी। रेलवे गवर्नमेंट के पास अभी भी है, वो भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। एयरलाइंस भी गवर्नमेंट की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को प्राइवेटाइज किया। प्राइवेटाइज करने का मतलब होता है कि उसने लिबरलाइजेशन, लिबरल किया कि प्राइवेट इंप्लाइज भी हैं। तो इस ओपन स्काई का पॉलिसी का मतलब ये था कि एविएशन को लिबरलाइज किया जाए, रूल एंड रेगुलेशंस को, और फ्री मार्केट एनवायरनमेंट ओपन किया जाए ताकि प्राइवेट एम्प्लॉय जो हैं वो भी आए। अब इसका जो पहला रूल था टू लिबरलाइज द रूल ऑफ इंटरनेशनल एविएशन मार्केट
जैसे मैंने आपसे कहा, एंड मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज इट अप्लाइज टू द पैसेंजर एयर कार्गो एंड कंबाइन एयर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज शेड्यूल चार्टर फ्लाइट्स। तो लिबरलाइज किया जाए किसको, एयर ट्रांसपोर्ट को, और नई इंडस्ट्रीज को इन्विटेशन दी जाए कि आप आओ और इसमें आके काम करो। इसका पहला ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूके, ये है यूरोपियन पार्ट यहाँ पे, ये आपका आ गया साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका मिडिल ईस्ट आ गया, ये आपका ऊपर रशिया आ गया, ये यहाँ पे चाइना आ गया, ये इंडिया आ गया, ये साउथ ईस्ट एशियन स्टेट आ गई जिसमें एशियन आती है, वो कंट्रीज आ गई। आप देखो कि ये कितनी सारी आपको लाइंस दिख रही है, ये लाइंस हैं बेसिकली एयर रूट्स जिसपे फ्लाइट्स मूव करती हैं। अगर आप ओपन स्काई पॉलिसी से पहले देखोगे ना, आपको बड़ी इधर से एक फ्लाइट को यहाँ से जाके यहाँ जाती थी, एक फ्लाइट यहाँ से यहाँ जाती थी। अब ये क्या होता था, इसके एग्जाम्पल जैसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इसमें जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप जाओगे अर्जेंटीना से एक बंदे को अफ्रीका जाना, तो अर्जेंटीना से जाएगा यहाँ पे कहीं सेंट्रल जाके पीरू में, यहाँ से फ्लाइट जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, तो एक आध लाइन आपको देखने को मिली। लेकिन ओपन स्काई पॉलिसी के बाद ये हुआ कि आप पीरू से भी जाती है, अर्जेंटीना से भी जाती है, मतलब आपको पॉइंट से एयरलाइंस दूसरी कंट्री के लिए मिल जाएंगी। अब ये वेब बन गया पूरा, ये एयर रोड, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। सेकंड हुआ टू एडजस्ट द रेजिम अंडर द मिलिट्री एंड अदर स्टेट बेस्ड एयरक्राफ्ट में भी परमिट, जो मैंने आपको बता दिया, मिलिट्री और स्टेट एयरक्राफ्ट को भी परमिट किया गया। ये ओपन स्काई पॉलिसी आप देखेंगे कि आसमान में कितने सारे जो है एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन स्काई पॉलिसी। उसके बाद हम थोड़ा पॉलिटिकल मैप स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें स्टडी करना है यूरोपियन यूनियन यूएस के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ और इंडिया और एशियन कंट्री और साउथ के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। उसके लिए आपको ये मैप जानना और स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये सारा ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज साउथ अमेरिका, इसको हम कहते हैं यूएस, ओके। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये फिनलैंड से लेकर और दिस पार्ट, ये सारा का सारा स्पेन, जिसमें इंग्लैंड है, यूके है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन, ओके। दिस इज कॉल्ड यूर रशिया, दिस इज कॉल्ड यूर चाइना, ये आपका भारत आ गया, ओके। अच्छा, ये आपका आ गया साउथ अफ्रीका, ये आ गया सऊदी अरब, ईरान, इराक, दमन, जॉर्डन, इसको हम कहते हैं मिडल ईस्ट, मुस्लिम कंट्री मिडिल ईस्ट, ओके। ये मिडिल ईस्ट आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये आपका आ गया साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, जापान, ये सारी कंट्रीज आ गई। तो अब जो एग्रीमेंट्स हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे, और बीच में आ जाता है आपका अटलांटिक ओशन, और फिर इंडिया का पढ़ेंगे लिंक इनके साथ, इन कंट्री के साथ, और कुछ पढ़ेंगे हम जो यहाँ पे कंट्री हैं उनके साथ, एशियन कंट्री के साथ। तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो एशिया कंट्रीज में आ जाता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। ये आ गया आपका पॉलिटिकल मैप यूरोपियन यूनियंस का, जिसमें ये सारी की सारी कंट्री हैं, और ये का पॉलिटिकल मैप ऑफ यूएस में 50 कंट्रीज है, और इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन एंड यूएस एग्रीमेंट्स ऑफ ओपन स्काई पॉलिसी, और बीच में यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, ये देख लीजिए, सॉरी, हाँ ये दिस वन, ये आपका यूरोपियन यूनियंस को मैंने एलेबरेट किया, और ये यूएस, तो इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, वो मैं आपको अभी हम देखते हैं। अब ये एग्रीमेंट जो है मेन स्ट्रीम में जो रिकॉग्नाइज हुआ मार्च 2007 में हुआ, जिसमें अमेरिकन एयरलाइंस जो थी उनके बीच में यूरोपियन यूनियन में हुआ कि वो किसी भी टाइम पे और किसी भी रूट को फॉलो करके जो है ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल्स को वो मैच्योर कर सकते। ट्रांस अटलांटिक क्या हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यूएस के बीच में जो ओशन है वो अटलांटिक है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल्स। तो ये अलो कर दिए थे 2007 के बाद, किसी टाइम भी कहीं भी, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन 2007 में कंप्लीटली इसको फुली यूरोपियन यूनियन से यूएस यूनियन में कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन से किसी भी कंट्री से फ्लाई कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर स्कॉटलैंड है, फिनलैंड है, इंग्लैंड है, यूके है, किसी भी कंट्री से, यूएस की किसी भी कंट्री में, अर्जेंटीना, पेरू हुआ, कनाडा हो, किसी में भी आप जा सकते हो, ठीक है। और इस ओपन स्काई पॉलिसी के कुछ बेसिक्स जो इनके ऑब्जेक्टिव्स तो ये थे कि इसमें ये हुआ कि जो यूरोपियन यूनियंस की एयरलाइंस थी, जितनी कंट्रीज यूरोपियन में आती उनकी एयरलाइंस थी, उसको कहा गया कम्युनिटी एयर कैरियर्स, वो सब एक हो गए और एक फ्लैग के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट हो गए। दूसरा, फ्लाइट पॉसिबल हुई बिटवीन एनी पॉइंट इन यूएस एंड एनी पॉइंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो मैंने आपको बताया। तीसरा आ गया फ्लाइट पॉसिबल बिटवीन द यूएस टुवर्ड थर्ड कंट्रीज। अच्छा, इसमें एक तीसरी चीज है कि जो थर्ड कंट्रीज आती है ना हमारे पास, जैसे एशियन कंट्रीज आएगी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, चलिए मैप से मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, वो भी पॉसिबल हो गया। कैसे पॉसिबल हो गया कि जैसे ये यूएस है, अब यूरोप ने उसको अलो किया, जैसे यूएस को जाना है कहाँ पे,
जापान में, तो वो कौन से रूट को फॉलो करता है, यहाँ से यूरोप को फॉलो करके जाता है और इन कंट्री के ऊपर से जाता है। तीसरा यूएस यहाँ से होके मिडिल ईस्ट में जाता है। अब अगर ये इसको यूरोप अलो ना करे तो ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से। और अगर इसको जापान जाना है या तो ये यहाँ से घूम के जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ से घूमेगा नहीं तो ये फिर इस रूट को फॉलो करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सीधा सा ये मतलब हो गया इसका कि इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो अमेरिका इस यूरोप की ओपन स्पेस को यूज करके किसी भी थर्ड कंट्री में जा सकता था, और इससे क्या होता, टाइम कम लगता, कॉस्ट भी कम पड़ती, और एम्प्लॉय जो उसके हमारे आम पैसेंजर है उनका मूवमेंट और टाइम भी बचता और पैसा भी बचता। ये तीसरा एग्रीमेंट इसमें। और इसके कुछ की एलिमेंट्स एग्रीमेंट के जो प्रोवाइड किया गया फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एविएशन। फर्स्ट क्या था कि यूरोपियन यूनियन एंड यूएस विल वर्क टुवर्ड compatible standard and practices for entering territories in order to facilitate air regulations। दोनों मुल्क बैठ के आपस में कंपैटिबली स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, किसके लिए, एयर ट्रेवल्स के लिए। और दूसरा ये था सेफ्टी मेजर्स पे यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्सिबल रहेगी, बट वो कंसल्ट किससे करेगी, यूएस से, और वो नए नए लॉज और रेगुलेशंस बनाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेफ जर्नी ऑफ एविएशन। ओके, अब हम चलते हैं कि इंडिया का स्टैंड इस पॉलिसी पे क्या है वो देख लेते हैं। देखें, इंडिया पहले तो इसके जो थी वो खिलाफ थी 1982 के। उसका रीजन था, इंडिया को ये चीज़ लगती थी कि अगर हम ओपन स्काई पॉलिसी साइन करते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, हमारी डोमेस्टिक जो एयरलाइंस हैं वो पिट जाएंगी, वो इंडस्ट्री पिट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जब बाहर से जो एयरलाइंस आएंगी तो हमारी डोमेस्टिक जो हैं वो जब किसी बाहर कंट्री में जा ही सकेंगी। तो ये एक रीजन था। दूसरा ये था कि ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई हमारे इंडिया में 1982 में इन ऑर्डर टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्ट सो दैट द एक्सपोर्ट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बड़ा कम हो गया था, हमारे पास बड़ी फ्यू फ्लाइट्स होती थी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपोर्ट करती थी। अब जब हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी तो हमें एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करना था, इसके लिए हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट थे नहीं, तो हमने ओपन स्काई को पॉलिसी कर दिया, जिसकी वजह से बाहर की कंट्री पैसेंजर लेके आती थी या कार्गो लेके आती थी, और एयर्स में यहाँ से भी जो है एक्सपोर्ट होता था। और ओपन स्काई पॉलिसी में हमने जो कार्गो को अडॉप्ट किया वो 1990 में किया। ठीक 8 साल बाद हमने इसको कार्गो के एक्सक्लूसिवली जो है, पहले उतना नहीं था लेकिन अब ज्यादा कर दिया कि कार्गो को हमने प्रमोट कर दिया। इनिशियली 3 साल के लिए था, लेकिन 1992 में इसको फिर हमने परमानेंट बेसिस पे कर दिया। अब आज अगर हम प्रेजेंट ईरा की बात करें, इंडिया हैज currently an open sky agreement with US without restriction on number of flight seats और डेस्टिनेशंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। अब 50 कंट्रीज से इंडिया ने साइन कर लिया यूनाइटेड स्टेट की, जिसमें किसी टाइम भी कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, हमारी ओपन स्काई पॉलिसी यूके के साथ है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीक्वेंसी लगा दी। फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ फ्लाइट्स। वहाँ ये कहा गया कि यूके से आ सकती है नंबर ऑफ फ्लाइट्स, लेकिन ओनली टू मुंबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट, और किसी एयरपोर्ट्स पे, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर नहीं आ सकती। इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा हमारे पास आता है अ लिमिटेड ओपन स्काई पॉलिसी विद एशियन एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद मोर देन 100 कंट्रीज। दो चीजें देख लीजिए, एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट हमारा 100 कंट्री के साथ है। बायलैटरल मतलब इंडिया का एक कंट्री के साथ, उसको कहते हैं बायलैटरल, बिटवीन 2 कंट्रीज। तो ऐसे 100 मुल्कों के साथ हमारा 100 एग्रीमेंट्स है बायलैटरल। लेकिन हमारे पास लिमिटेड ओपन स्काई पॉलिसी एशियन कंट्री के साथ भी है। एशियन कंट्री कौन सी होगी, जो मैंने आपको मैप पे बताई थी, जिसमें हमारी 10 कंट्रीज आती है। एशियन हम कहते हैं एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 कंट्री आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्नी, लॉस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम, ये कंट्रीज आती हैं। अब इन कंट्रीज ये जो जुड़ी थी, ये आपस में इसलिए जुड़ी थी ताकि ये एक दूसरे की कॉपरेशन कर सकें, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में, एजुकेशन में, सोशल कल्चर में, एक इंटरनेशनल जो था इंटीग्रेशन के लिए थी। तो इन कंट्री के साथ इंडिया का जो है इस समय हमारे पास ओपन स्काई पॉलिसी बट लिमिटेड है, जिसमें आप देखोगे कि एक पॉलिसी आई थी वीजा ऑन अराइवल। वो वीजा ऑन अराइवल यही थी। हमने थोड़ा सा एविएशन इंडस्ट्री में ये भी किया कि वीजा ऑन अराइवल किया, जिस वजह से टूरिज्म फ्लो भी बढ़ा। उसके बाद 2016 में हमारी ओपन स्काई पॉलिसी को हमने एक नया नाम दिया, जिसका नाम आया नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी जो थी, इंडिया वुड एंटर इनटू द ओपन स्काई एग्रीमेंट विद सार्क कंट्रीज एंड कंट्रीज विद टेरिटरीज लोकेटेड इंटायरली बिहाइंड 5000 किलोमीटर रेडियस ऑफ द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के से जो 5000 रेडियस तक जितनी भी टेरिटरीज थी, उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसके अलावा सार्क कंट्री के साथ साइन हुआ। अभी जो सार्क कंट्रीज हैं, ये क्या चीज़ है,
सार्क कंट्री जो थी ये 1985 में बनी थी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो एशिया की कंट्री है, जिसमें अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान, इंडिया उसका पार्ट है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इनने मिलके एक नेशन बनाई थी जिसमें फ्री ट्रेड का स्टार्ट काम हो गया था कि फ्री ट्रेड हम करेंगे, जिसमें हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज हम अप्लाई नहीं करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो इसके साथ भी इंडिया का जो है एक ओपन स्काई पॉलिसी, एक उनका आपस में रिलेशन है, जिसमें वो लो करते हैं डिफरेंट फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। ओके, तो अब इस सब चीजों से हम दो चीजें निचोड़ के निकालते हैं कंक्लूजन में। एक तो एविएशन इंडस्ट्री को ये फायदा हुआ कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी, रूट्स बढ़े और जॉब्स क्रिएशन हुई। आम पब्लिक को फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स की वजह से उनकी ट्रैवल ईज होगी और उनकी फ्लाइट के रेट्स कम हो गए और एनी टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह पिक एंड ड्रॉप थ्रू एयरलाइन ले सकते हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री, अच्छा, गवर्नमेंट को ये फायदा हुआ कि उनके कंधों से बर्डन उतर गया। और तीसरी चीज, और फोर्थ वन ये हुई, टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जैसे हमने आपसे कहा कि टूरिज्म के बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो डेस्टिनेशन होते हैं, अकोमोडेशन होते हैं और ट्रैवल होते हैं। अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, अगर एयरलाइंस जो है लिमिटेड होंगी तो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल भी लिमिटेड होगा। अगर यूएस से एक दिन में एक ही फ्लाइट आती है तो कितने लोग आएंगे? 300-400, उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी तो होंगे। लेकिन उसी यूएस से अगर दिन में 10 फ्लाइट्स आती हैं तो आप देख लीजिए हमारा कितने टाइम बढ़ जाएगा। और यही आप अंदाजा लगाइए कि पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्री है, अगर उनके साथ हमारा ओपन स्काई पॉलिसी साइन है तो कितनी फ्लाइट्स दिन में आएंगी और कितना इंटरनेशनल टूरिज्म बूस्ट होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट टूरिज्म के लिए भी था। थैंक यू guys and watching for this video. Hopefully very soon I come with a new topic. So thank you.